अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, जनहित की बात जनता के साथ में आज फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जनहित की बात जनता के साथ में नई एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, जिनसे आज हम जानेंगे कि हेयर फॉलिंग क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, और हम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी से जानेंगे कि हेयर फॉलिंग से किस तरह बच सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान स्किन स्पेशलिस्ट जो हजारों मरीजों की बालों की समस्याओं का सफल इलाज कर चुके हैं, तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमान, हेयर फॉलिंग, हेयर लॉस या बाल्डनेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाल्डनेस से न सिर्फ इंसान का लुक ख़राब होता है, बल्कि इसका इफेक्ट उसकी साइकोलॉजी पर भी पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी पड़ता है, और कभी कभी बाल्डनेस से रिलेशन भी ख़राब होने लगते हैं। आमतौर से देखने में आता है कि जिन लोगों को ज़्यादा हेयर्स होते हैं उनको जॉब इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल्डनेस का इफेक्ट कैरियर पर भी पड़ता है। तो हेयर फॉलिंग, हेयर लॉस और बाल्डनेस को समझने के लिए हेयर साइकिल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेयर जब भी अपनी लाइफ पूरी करता है तो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद वो गिर जाता है, फॉल आउट हो जाता है, और उसकी जगह पर उसी फॉलिकल से नया हेयर ग्रो करने लगता है। इस तरह से फिर ये ग्रो किया हुआ हेयर डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरता है और अपनी लाइफ पूरी करने के बाद फिर से गिर जाता है। इस तरह से एक हेयर का ग्रो करना, डेवलप होना और अपनी लाइफ पूरी करने के बाद गिर जाना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। इससे कभी भी बाल्डनेस डेवलप नहीं होती है। एक हेल्थी इंडिविजुअल के एक दिन में 100 से 150 बाल गिरना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। जब ये हेयर्स इससे ज़्यादा तादाद में गिरने लगते हैं या जब ये हेयर अपनी लाइफ पूरी के बगैर ही गिर जाते हैं या किसी वजह से हेयर फॉलिकल से हेयर ग्रो ही ना करे, तो इसको हेयर लॉस कहा जाता है। और जब ये हेयर लॉस काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है तो इसकी वजह से बाल्डनेस डेवलप हो सकती है। तो अरमान, बाल्डनेस को समझने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट को करने के लिए बाल्डनेस के कॉजेज़ को, उसके कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। बाल्डनेस के कुछ टेम्परेरी कॉजेज़ होते हैं, कुछ परमानेंट कॉजेज़ होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज़ होते हैं। टेम्परेरी कॉजेज़ में जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं, पहला डैंड्रफ होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तीसरा फिजिकल स्ट्रेस होता है, थर्ड जो टेम्परेरी कॉज होता है वो न्यूट्रिशनल, फोर्थ जो टेम्परेरी कॉजेज़ होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है। कुछ इंटरनल कॉजेज़ की अगर बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा पीसीओडी, गर्ल्स में एक डिजीज़ होती है जिसकी वजह से उसके पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं। पीसीओडी की वजह से भी हेयर फॉलिंग होती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं या कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनमें भी हेयर फॉलिंग ज़्यादा होती है। कुछ परमानेंट कॉजेज़ की अगर बात करें तो किसी वजह से सर में चोट लग जाना या फोड़े फुंसी का हो जाना और फिर फोड़े फुंसी को फोड़ देना, जिसकी वजह से स्काल्प में स्कार डेवलप हो जाए, और जहाँ भी ये स्कार डेवलप होता है वहाँ फिर से हेयर फॉलिकल ग्रो नहीं करते हैं और परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है परमानेंट हेयर लॉस का, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, जिसको एंड्रोजेनिक हेयर लॉस कहा जाता है। एंड्रोजेनिक हेयर लॉस एक हार्मोन की वजह से होता है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेल जेनाइटल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और मेल जेनाइटल ऑर्गन के फंक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का 5 से 10% हिस्सा डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है और ये डीएचटी हेयर फॉलिकल्स पे इफेक्ट करता है, स्किन पे इफेक्ट करता है या प्रोस्टेट पर, जिनको गुदूद कहा जाता है, इफेक्ट करता है। जब ये हेयर फॉलिकल पर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा बाइंड करने लगता है या इसकी सेंसिटिविटी हेयर फॉलिकल पर ज़्यादा बढ़ जाती है तो हेयर फॉलिकल श्रिंक करने लगता है, और जिसको मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल कहते हैं। जब हेयर फॉलिकल का मिनिएचराइजेशन हो जाता है तो हेयर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और थिन रह जाता है और अपनी लाइफ पूरी के बगैर ही गिर जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक पौधे को छोटे पॉट में अगर लगा दिया जाए तो उसका न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं होता है और कुछ टाइम बाद वो सूख कर गिर जाता है। इस तरह से ये परमानेंट हेयर लॉस जब कभी टेम्परेरी हेयर लॉस के साथ कंबाइन करता है तो बालों के गिरने की तादाद बढ़ जाती है। ये एंड्रोजेनिक हेयर लॉस या मेल पैटर्न बाल्डनेस कुछ इस तरह का होता है कि दोनों तरफ से हेयर्स की लाइन पीछे जाने लगती है और क्राउन पर भी बाल्डनेस डेवलप होने लगती है।
तो जिन लोगों को, जिनके पिताजी को, जिनके चाचा जी को, जिनके मामा जी को, जिनके भाई को एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होता है या जिनको बाल्डनेस डेवलप हुई है, उनको चांसेस हैं कि उनको भी बाल्डनेस डेवलप हो। बट चांसेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको भी बाल्डनेस डेवलप हो। कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लेकर, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करके इस बाल्डनेस को डेवलप होने से रोका जा सकता है या इस बाल्डनेस को डिले किया जा सकता है। इसके बनिस्बत अगर किसी इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से हेयर्स में ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उसमें हेयर फॉलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बाल्डनेस ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सकती है। तो टेम्परेरी हेयर लॉस के कॉजेज़ की अगर बात करें तो पहला कॉज हमने बात की थी डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जब भी किसी इंडिविजुअल को डैंड्रफ होती है तो नए ब्रांड का हेयर ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर जब उससे भी रिलीफ नहीं होता तो फिर नए ब्रांड और इस तरह से वो ऑयल चेंज करता रहता है और उसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। ऑयल से कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, बल्कि किसी किसी इंडिविजुअल में तो ऑयल से डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ख़ासतौर से उनमें जिनकी स्किन ऑयली होती है। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल लगाया जाता है तो वो डस्ट को ट्रैप करता है और जब पसीना आता है या किसी वजह से सर भीगता है तो बैक्टीरिया और फंगस को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है और फंगस और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ऑयल को अवॉइड करना पड़ेगा। ऑयल से हेयर का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऑयल सिर्फ हेयर्स में एक काम करता है, वो हेयर को शाइनिंग प्रोवाइड कर सकता है और ये शाइनिंग आप विदाउट ऑयल भी हासिल कर सकते हैं। जैसे सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, अगर सीबेसियस ग्लैंड्स एक्टिव हैं तो वो खुद एक ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उसकी वजह से हेयर की शाइनिंग बढ़ी रहती है। आप प्रोटीन डाइट बढ़ा करके हेयर की शाइनिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा आपको हेयर की शाइनिंग चाहिए तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप सीरम यूज़ कर सकते हैं या ऑयल की जगह पर 2-3 बूंद ग्लिसरीन और पानी मिला करके हेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बचने के लिए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो प्रोडक्ट या जो ऑब्जेक्ट सर में यूज़ होते हैं, बालों में यूज़ होते हैं, उनकी शेयरिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। टॉवल की शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, कॉम्ब की, कंघे की शेयरिंग नहीं करनी चाहिए और कंघे को फ्रीक्वेंटली गर्म पानी में और डिटर्जेंट के पानी में वॉश करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा कॉज होता है, जो हेयर फॉलिंग का एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। जब भी किसी इंडिविजुअल की किसी भी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ती है तो उसकी हेयर फॉलिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है और जब उस इंडिविजुअल को लगता है कि मेरे हेयर्स ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो उसकी फिर चिंता करने लगता है और इस चिंता की वजह से उसकी हेयर फॉलिंग और बढ़ जाती है। तो हेयर फॉलिंग की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से फर्दर हेयर फॉलिंग बढ़ जाता है। आमतौर से देखने में आता है कि जो फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस होता है, जो नॉर्मल हेयर लॉस होता है, इसको भी इंडिविजुअल सोचते हैं कि मेरे हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो रही है और इससे में बाल्डनेस डेवलप हो सकती है। यूजुअली आमतौर से जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 100 से 150 बालों का गिरना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। इसको अगर हफ्ते में एक्स्ट्रापोलेट करें तो एक हफ्ते में 700 से 1000 बालों का गिरना नॉर्मल है। ये हेयर्स उस दिन ज़्यादा गिरते हैं जिस दिन आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं या जिस दिन आप स्काल्प की मसाज करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शैम्पू करते वक्त या मसाज करते वक्त ज़्यादा हेयर्स गिरे हैं तो हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो रही है और बाल्डनेस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव किया जा सकता है। एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन अच्छे ले सकते हैं। स्लीप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। एक हेल्दी इंडिविजुअल अगर एक दिन में 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप लेता है तो उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम डेवलप होती है। इसके अलावा जो तीसरा कोज था वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी था। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है हेयर फॉलिंग के लिए। आयरन डेफिशिएंसी यूजुअली गर्ल्स में ज़्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए ऐसे फूड आइटम्स ले सकते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे गुड़ में आयरन ज़्यादा होता है, जैसे खजूर में आयरन ज़्यादा होता है। खजूर में आयरन के अलावा बहुत सारे मल्टी मिनरल्स एंड मल्टी विटामिन होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग कम होता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉजेज़ होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में वो विटामिन डी होता है। विटामिन डी का लेवल कम होने की वजह से भी हेयर फॉलिंग बढ़ जाता है। विटामिन डी के लेवल को एड्रेस करने के लिए या विटामिन डी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को एक दिन में 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर लेना चाहिए और जब भी वो सन एक्सपोजर ले तो स्किन का
अच्छा खासा पार्ट उसका खुला हुआ होना चाहिए, वरना सनरेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी और उसकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा। इसके अलावा कुछ डाइटरी सोर्सेज भी होते हैं विटामिन डी के लिए, जैसे आप लीवर और स्प्लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर और स्प्लीन आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा कुछ नट्स ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, इनमें भी विटामिन डी अच्छी खासी क्वांटिटी में। इसके अलावा बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, दालें, स्प्राउट्स, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल DHT ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे गाजर है, जैसे तरबूज है, जैसे मैंगो है, जैसे बनाना है, अंडा, ग्रीन टी, या कुछ नट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ये सब नेचुरल DHT ब्लॉकर्स होते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स पर DHT की सेंसिटिविटी को कम करते हैं और एंड्रोजेनिक हेयर लॉस को कम करते हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल स्टेप्स लेकर के, कुछ सिंपल लाइफ स्टाइल चेंज करके भी हेयर फॉलिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से हेयर को वॉश नहीं करना चाहिए। ज़्यादा केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेयर्स को कभी भी हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करना चाहिए। हेयर में पर्मिंग, कर्लिंग, जो रोड्स, हीटिंग रोड्स होती है उनकी वजह से कर्लिंग होती है या हेयर स्ट्रेटनिंग होती है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। और हेयर्स कभी भी गीले बालों को बांधना नहीं चाहिए। स्मोकिंग जितनी कम करेंगे या स्मोकिंग को क्विट करेंगे तो हेयर फॉलिंग भी कम हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से कुछ सिंपल टिप्स लेकर के, कुछ प्रिकॉशंस लेकर के आप हेयर को फॉल होने से बचा सकते हैं, हेयर को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार प्याज का अर्क भी सर में लगा सकते हैं। प्याज को कुचलकर उसका अर्क निकालकर स्काल्प पे लगा लें और 1 घंटे तक लगा रहने दें। 1 घंटे बाद नॉर्मल वाटर से सर को वॉश कर दें। इस तरह से आप अपने हेयर्स को बचा सकते हैं। गुड लक फॉर योर गुड फ्यूचर। शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, जो आपने हमारे व्यूवर्स को हेयर फॉलिंग के बारे में इतनी जानकारी दी, जो आपने उनको बताया कि किस वजह से हेयर फॉलिंग होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपके किसी भी परिवार या मित्रों में किसी को भी हेयर फॉल की समस्या हो तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, जिससे मैं आपकी ही पसंद की, आपकी ही परेशानी पर आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित की बात में, जनता के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।